है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। और इस शो में हम आपके सवालों का जवाब लेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9167329108 पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल भी हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ कोर्स भी शामिल होंगे जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सवाल पूछने का तरीका आपकी स्क्रीन पर, लेकिन एक छोटा सा बाजार का चेक लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ेंगे। बाजार में आज लगातार 7 दिनों की कमजोरी के बाद रिकवरी की कोशिश चल रही है। हालांकि ये कोशिश बहुत रंग नहीं ला पा रही है। 17,400 के आसपास टिकने की कोशिश में है निफ्टी। हल्की सी बढ़त है और आज बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स कुछ हद तक। ऑटो में थोड़ी सी बाइंग है क्योंकि कल हमने तेज गिरावट वहां पर देखी थी, लेकिन आज संभलने की कोशिश करते हुए और हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी, मेटल, फार्मा ये स्टॉक्स आज भी कमजोर है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से संकेत ठीक ठाक ही है। 1230 शेयर हरे निशान में है और उसके मुकाबले 750 शेयर हैं आज लाल निशान में। अडानी एंटरप्राइजेस शुरुआत में ये शेयर नीचे था, 5-6% गिरावट थी, लेकिन अब ये शेयर 5% करीब ऊपर है। निफ्टी का टॉप गेनर भी है और उसके नीचे नीचे आप देखिए अडानी पोर्ट्स का शेयर है दूसरे नंबर पर। निफ्टी में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले अगर शेयरों की हम बात करें तो, लेकिन मेटल है कमजोर। लगातार तीसरे सत्र में हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील ये शेयर गिर रहे हैं और वेदांता 8 दिन में करीब 13 से लेकर 14% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। तो बाजार पर नजर डालेंगे, जो परफॉर्मर्स हैं या फिर जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उस पर भी फोकस करेंगे और आपके सवालों के जवाब तो हम लेंगे ही। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी और द स्ट्रीट्स के कुणाल राम भैया। आशीष जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 17,500 का जो एक अहम सपोर्ट था निफ्टी ने उसको ब्रेक किया। 17,400 के भी नीचे हमने देखे स्तर। 17,400 के आसपास आज कोशिश कर रहा है रिकवर होके निफ्टी उसके ऊपर टिकने की। आपको क्या लगता है कुणाल कि ये सस्टेन कर पाएगा? और आज की अगर हम बात करें दिन भर की तो रेंज क्या देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो हमें देखना है कि प्रीवियस बॉटम पे ही रुका हुआ है। अगर बजट लो की बात करें तो 17,350 का हमने बॉटम देखा था। इनफैक्ट कल के दिन हमने बॉटम जो देखी वो 17,300 की देखी, लेकिन क्लोजिंग फिर से 17,390 पर आया है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो हमें देखने मिलेगा। 17,350 से 17,300 का एक बाइंग जोन दिख रहा है एज ऑफ नाउ। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो अभी भी रुझान पॉजिटिव है, लेकिन माइल्ड करेक्शन हमने देखा है। मैं इस करेक्शन को अभी भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी से देखना चाहूंगा। अगर हमने क्लोजिंग देखी है 17,300 के नीचे तो ये मेरा व्यू निगेट हो रहा है, बट अदरवाइज यहाँ से हम एक बाइंग की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर द डे। जो रेजिस्टेंस है वो बन रहा है 17,450 का और जो सपोर्ट बन रहा है वो है 17,350 का। सो इसी दायरे में आज आई थिंक आज के एक दिन निफ्टी रह सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। और इस बीच पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से। मंगत राय जी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए वो हमारे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। जोमेटो पर उन्होंने सवाल पूछा है। 1200 शेयर 51 रुपये पर इन्होंने एंट्री की हुई है और लकी है ये। वैसे ज़्यादा मुनाफा तो नहीं हो रहा है, काफ़ी समय से जोमेटो इसी रेंज के पास कारोबार कर रहा है। 51 से 55 की रेंज में ही हम काफ़ी समय से जोमेटो के लेवल्स देख रहे हैं। और इस बीच हाल फिलहाल में मैनेजमेंट कमेंट्रीज भी जो निकल कर आ रही हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, काम कर रहे हैं वो आगे प्रॉफिटेबिलिटी को जारी रखने के लिए। बट स्टॉक प्राइस में अभी फ़िलहाल वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आशीष जी, आपसे सवाल होगा, जोमेटो ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? जिन निवेशकों ने निश्चित स्तर पर एंट्री कर ली होगी अब वो वेट कर रहे हैं कि स्टॉक में एक बड़ा उछाल दिखे। जिस तरह के मैनेजमेंट कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कि एक तेज़ी यहाँ पर आए, बट काफ़ी समय से ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपका क्या व्यू बन रहा है कंपनी पर?
ठीक है। मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा समय देना चाहिए जोमेटो को, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वर्स्ट था वो ऑलरेडी प्राइसेस में फैक्टर इन हो चुका है। और जो उनका अभी नया प्रोडक्ट ऑफिस गोअर्स और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने लॉन्च किया है, उसका मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है। जहाँ 89 रुपीज में वो होममेड फूड सप्लाई करने का उनका प्लान है। तो कुछ ना कुछ कंपनी नया कर रही है और इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना जो रेस्टोरेंट्स है उनके जो टाइप्स है वहाँ 3 से 6% का वो प्राइस हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स के साथ में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रैक्शन बना हुआ है स्टॉक में, और 50 मुझे लगता है टाइमिंग के लिए एक बॉटम स्टॉक का बन गया है। और अभी समय हाल फिलहाल स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी, और 50 रुपए के आसपास इनफैक्ट जिस किसी निवेशक को ऐड करना है तो स्टॉक को ऐड भी किया जा सकता है पोर्टफोलियो में 1 साल के पर्सपेक्टिव से। रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1 साल के लिए आप चाहें तो जोमेटो को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दिल्ली से चलेंगे, दिल्ली से संजय हमारे साथ हैं। संजय नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के 600 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 78। सर इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, कब तक होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ठीक है, 78 रुपए के भाव पर 68 शेयर हैं बैंक ऑफ इंडिया के। हमने देखा था शेयर ऊपर ये तेजी से गया था, लेकिन पिछले 2 महीने में 24% के आसपास तक की गिरावट आई है बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में। और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अब ये रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो काफ़ी आकर्षक है और बैंक की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी मजबूत है। अब आशीष जी, क्या आप भी इसको और ऐड करने की सलाह देंगे? और अब क्या सलाह होगी संजय के लिए? इनके भाव से 10 रुपए नीचे है, निवेशित रहें अभी बिना किसी टेंशन के? जी, मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल निवेशित बने रहने की, और इनफैक्ट आप थोड़ा इस लेवल पे एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू है अभी भी 0.5 पर मिल रहा है, क्योंकि 130 रुपए के आसपास बुक वैल्यू है और अभी भी 67-68 के आसपास स्टॉक मिलता है। और ये जो ज्यादा गिरावट हमने देखा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में, अडानी फियास्को के चलते हुए ज्यादा गिरावट देखने को मिली, पर फंडामेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती। और इसके अलावा जब इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ता है तो मेरा मानना है कि बैंक की अर्निंग कहीं ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि जो डिपॉजिट का जो ग्रोथ है, डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इतना नहीं बढ़ता जितना वो लेंडिंग रेट बढ़ जाते हैं। तो 2023 मेरा मानना है इंटरेस्ट रेट राइजिंग का और इंटरेस्ट रेट अपवर्ड साइकिल का ही साल है, तो बैंक्स को इसका बिल्कुल बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में बने रहें, और 65 रुपए बिल्कुल एक अच्छा लेवल रहेगा स्टॉक को और एवरेज करने के लिए। और नए निवेशकों को भी यदि कोई सी क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक में निवेश करना है तो 65 रुपए पे बिल्कुल बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। ओके, तो काफ़ी अच्छा बैंक है, बैलेंस शीट मजबूत है, जैसा कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी कह रही थी। आपको अगर नया निवेश करना है तो भी आप 65 के लेवल पर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और कोलकाता से हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ी हैं, तमन्ना। नमस्कार तमन्ना जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, नमस्ते जी। एक्चुअली 75 कोचिन शिपयार्ड के शेयर्स हैं 601 के भाव में। 601 पे लिया है आपने ये? ओके, 601 थोड़ा ऊपरी स्तरों पर ले लिया। जी चलिए, आपको राय दिलवा देते हैं। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, करीब 40,000 का नुकसान इस स्टॉक में इनको हो रहा है। कुणाल, आपसे सवाल होगा, कोचिन शिपयार्ड गिरावट पर इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की, क्योंकि हमने तो स्टॉक को 600 650 के ऊपर भी जाते हुए देखा है, लेकिन स्टॉक रिकवर नहीं हो पा रहा है उसके बाद से, और इनको तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब 450 पर आ चुका है ये स्टॉक। क्या करना चाहिए? बने रहें इस स्टॉक में, और अगर निकलना है तो फिर कोई और भी स्टॉक इनको सजेस्ट करिए, क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो पूजा, अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस काउंटर में हमने बहुत ही अच्छी रुझान तो देखी थी, बट ये रुझान के बाद ये काउंटर में करेक्शन भी बहुत ही शार्प आ गया। और इनफैक्ट अभी आप देखिए तो ये काउंटर ने प्रीवियस जो अपने ब्रेकआउट लेवल बताए थे वो था करीब 435 440 जोन, और मैं ये लेवल्स की बात कर रहा हूँ जो जैन 2020 का हाई था और उसके बाद जून 2021 में फिर से हाई किया था। एज ऑफ नाउ काउंटर उसी के नजदीक पहुंच रहा है। एज ऑफ नाउ कोई बॉटम फॉर्मेशन की साइंस तो किसी भी चार्ट पे नहीं दिख रही है, बट बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी बहुत ही लंबे समय से होल्ड किया है, मैं यहाँ पे और थोड़े समय होल्ड करने की सलाह दूंगा। आई थिंक ये 435 440 का जो मार्क है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर काउंटर यहाँ से कंसोलिडेट हो जाता है और बाय एनी चांस इफ इट क्रॉसेस 475
ऑन दी हायर साइड, तो शायद इनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रिविजिट करिए और थोड़ा सा एवरेज आउट भी करिए, बट फॉर टाइम बिंग इस काउंटर में बने रहे। आई थिंक 440 का एक अच्छा सा सपोर्ट है, उसी को ध्यान में रखते हुए बने रहने की सलाह। ठीक है, 440 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कोचिन शिपयार्ड में कुणाल की बने रहने की सलाह है। राजस्थान से क्रिश हमारे साथ हैं। क्रिश नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए आपको? नमस्कार सर जी, मेरे पास में टाटा कॉम के 20 शेयर है सर, 1440 पे। टाटा कम्युनिकेशन के 1440 के भाव पर कितने 20 शेयर हैं? जी ठीक है, 1440 के भाव से अब ये गिर के 1200 रुपए के नीचे हैं। प्रति शेयर 250 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। आशीष जी, नतीजे थोड़े से कमजोर ही आए थे और उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक पर प्रेशर बना था। आगे का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है टाटा कम्युनिकेशन का, और क्रिश के लिए सलाह क्या होगी आपकी? जी बिल्कुल, उनका जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे उसके बाद पे हमने स्टॉक में कंटिन्यूस डिक्लाइन आते देखा, क्योंकि 525 करोड़ का मुनाफा जो उनका सितंबर था उससे गिर के आई थिंक 400 करोड़ से भी कम का मुनाफा रह गया था। बट मुझे लगता है कि ये एक टेम्परेरी फेज है। जो टाटा कम्युनिकेशन का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी रोबस्ट है और कंपनी के पास में जो एक ग्रोथ ड्राइवर्स है वो सारे अवेलेबल है। तो सिर्फ एक क्वार्टर के खराब नतीजों के कारण से स्टॉक को बहुत ज़्यादा डीरेट नहीं कर सकते, और मेरा मानना है कि इस क्वार्टर को जाने दीजिए, अगले क्वार्टर से दोबारा से आपको अच्छा ऐसे स्टॉक में ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक को 1150 से 1170 के बीच में आप एवरेज कर ले, क्योंकि फंडामेंटली ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और जब दोबारा से बाइंग स्टार्ट होगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो फ्रंट रनर रहेगा टाटा कम्युनिकेशन, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले साल देखने को मिला था। तो थोड़ा सा इंतजार करें गिरने का और एवरेज कर ले, मुझे स्टॉक में कोई खराबी नजर नहीं आती। ठीक है, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। बने रहिए टाटा कम्युनिकेशन में, ही रहे आपके लिए। मंदी से आनंद जी जुड़े हैं हमारे साथ। आनंद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार जी, मेरे पास एक्चुअली मारुति के शेयर हैं, मेरे पास 9200 के 301 शेयर हैं। हेलो, ओके जी जी नमस्कार। मैं कहूँ मेरे पास मारुति के 301 शेयर हैं और अपने टाटा मोटर्स के मेरे पास करीबन 400 शेयर हैं। तो उसको कैसे करूँ, रुकूं कि जाऊं? टाटा मोटर्स में तो चलिए अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आपने एंट्री की थी और उसका मुनाफा भी हो रहा है। मारुति में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है आपको, क्योंकि बहुत ऊपरी लेवल पर ले लिया था आपने। कुणाल, आप सजेस्ट करिए। टाटा मोटर्स में तो शानदार गेन है, बट मारुति में क्या करें? 9200 पे इन्होंने लिया था। ये लेवल्स कब तक दिख रहे हैं आपको चार्ट्स पर? और टाटा मोटर्स में भी अभी फिलहाल बने रहने की राय देंगे या फिर मुनाफा बुक करके निकल जाए? सो पूजा, अगर ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मारुति मुझे इस लेवल से तो बहुत ही बढ़िया लगता है, और उसका रीजन ये है कि जो हमने अप्रैल 2020 में एक्सट्रीम बॉटम देखी थी, उसके बाद मई 2022 की जो सेकंड बॉटम बनी थी, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छी शानदार ट्रेंड लाइन दिख रही है, और वो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट आ रहा है वो करीब करीब 8400 पे आ रहा है। एज ऑफ नाउ अगर इंट्राडे चार्ट में हम जाके देखते हैं तो आज के दिन का जो हाई बना था वही इस काउंटर का ब्रेकआउट है, वो जो है 8720 या 25, मैं फ्यूचर्स लेवल की बात कर रहा हूँ। सो कीपिंग दैट इन माइंड, इस लेवल से डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। इनफैक्ट नई बाइंग करनी हो तो आज के दिन की हाई क्रॉस करिए और होल्ड करिए। इनकी पुरानी बाइंग है तो मैं इस काउंटर में एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह दूंगा। आई थिंक ये काउंटर यहाँ से बहुत ही अच्छी रुझान पकड़ सकता है। और अगर हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो ओवरऑल फॉर्मेशन टाटा मोटर्स में भी बहुत ही बढ़िया है। हमने करेक्शन डेफिनेटली देखा है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन इस काउंटर में चल रहा है। सो कोई चिंता की बात एज ऑफ नाउ नहीं है। एक सपोर्ट अगर ध्यान में रखना है और स्टॉप लॉस इनको अगर कंफर्ट हो तो रख सकते हैं, वो है 415 का। 415 के नीचे अगर काउंटर क्लोज देता है तो शायद थोड़ी और बिकवाली आ सकती है, बट अदरवाइज दोनों काउंटर में एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह होगी। ठीक है, टाटा मोटर्स या फिर मारुति, दोनों में अच्छी रफ्तार आपको आगे दिख सकती है। बने रहने की सलाह है कुणाल की तरफ से। कर्नाटक से दीपक हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? सर टीसीएस का इंटर लेवल होने का सही वक्त है क्या सर? सर कितने टाइम के लिए आप लेना चाहते हैं शेयर? सर 6 मंथ। 6 महीने के लिए।
ठीक है, 3342 रुपए के भाव पर ये ट्रेड कर रहा है। 3500 रुपए के आसपास ये गया, लेकिन 3500 रुपए के आसपास हम देखते हैं कि सप्लाई आ जाती है और ऐसा 3-4 दफ़ा हम देख चुके हैं पिछले 6-8 महीने में। 4500 के भाव पर इनका बायबैक आया था, लेकिन वो भाव फिर से लौट के आए नहीं TCS के। आशीष जी, आप राय दे पाएंगे इनको? 6 महीने के ही हालांकि इनका नज़रिया है, सही भाव पर है TCS लेने के लिए अभी? देखिए, पिछले 6 महीनों में देखा जाए तो जो फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स में काफी अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिला है। तो चाहे 6 महीने में दूसरे आईटी स्टॉक्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है कंपेयर टू TCS। यदि 6 महीने का मैं रिटर्न देखूं तो 3-3.5% का ही रिटर्न आया है TCS में। तो कोई मतलब नहीं मुझे नजर आता कि TCS को इस लेवल पे बाय करने के लिए। मुझे लगता है कि इसकी बजाय जो दूसरे मिड कैप आईटी स्टॉक है, चाहे कोफोर्ज हो, परसिस्टेंट सिस्टम हो या KPIT हो, आप थोड़ा सा वहां डाइवर्सिफाई कर ले, क्योंकि यदि मार्केट में दोबारा से डिमांड आएगी आईटी स्टॉक में तो ये स्टॉक आपको काफी आउट परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू TCS के। क्योंकि जैसा आप बता भी रहे थे कि TCS में बायबैक के बाद से बहुत रिटेल जो निवेशक है वो इसमें ट्रैप हो गए, जिन्होंने इसे बायबैक के लिए खरीदा था। तो हर राइस पर वहां प्रेशर आता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप KPIT, कोफोर्ज या परसिस्टेंट, इन तीनों में से कोई भी स्टॉक पिक कर ले और वहां आपको अगले 6 महीनों में बेटर रिटर्न मिलेगा TCS के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको विकल्प सुझा दिए आशीष जी ने। बाजार में अब हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, संभलने की कोशिश थी शुरुआती सत्र में, लेकिन 17,371 के आसपास का स्तर है। 20-22 अंकों की कमजोरी है निफ्टी में। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वो भी अपनी बढ़त गंवाकर अब लाल निशान में फिसलता हुआ, तो लगातार 8वें सत्र में बाजार में आज कमजोरी है। तो बाजार पर भी नजर डालेंगे, आपके शेयरों से जुड़े सवाल भी लेंगे, लेकिन पहले लेकर आएंगे कमोडिटी की ABCD। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले गेहूं की, क्योंकि गेहूं को लेकर इस बार फिर से चिंता बढ़ गई। जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, यील्ड को लेकर चिंता, और लग रहा है जो सरकार का जो 1120 लाख टन का जो इस साल का उत्पादन का अनुमान है, उससे अनुमान से करीब करीब 10% तक उत्पादन कम रह सकता है। और गेहूं की अगर बात करें, पहले उत्पादन और खपत की स्थिति समझिए। दुनिया के कुल उत्पादन में चीन सबसे बड़ा हिस्सेदार है 17%, लेकिन खपत में 19%, यानी जितना वो उत्पादन करता है उससे ज्यादा खपत भी करता है। भारत की भी यही स्थिति है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भारत उत्पादक भी है और कंज्यूमर भी है। तो दोनों देश में जितना भी गेहूं का उत्पादन होता है, करीब करीब वो टोटल वो खुद ही खपत करते हैं। कभी कभार छोटे मोटे एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं होते हैं। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से स्थिति लगातार बिगड़ी है। पिछले साल भी हमने देखा था कि रूस और यूक्रेन से जब एक्सपोर्ट घटे थे, उसके बाद से ग्लोबल सप्लाई घटी थी। भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। और दूसरी तरफ लगातार पिछले 2 सीजन से भारत में यील्ड को लेकर चिंता है। तो कारोबारी ये समझना चाहते हैं कि आगे भाव क्या होंगे। कई सारे दर्शक ऐसा जानना चाहते हैं, इसलिए हम गेहूं के कारोबार के बारे में बताना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट की अगर बात करें, ग्लोबल एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रसिया है। टॉप 10 में और भी कई सारे कंट्रीज आते हैं, यूक्रेन तक है। लेकिन यूक्रेन भले ही एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन जो पुराने एक्सपोर्ट थे युद्ध से पहले के, उससे काफी कम हो गया है। तो ये स्थिति बनकर निकली है। वहीं इंपोर्ट की अगर बात करें तो भारत चाइना में हालांकि बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं होता है, जब स्थिति बिगड़ती है तभी यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन और कई सारे ऐसे कंट्री है जैसे इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, वहाँ पे बड़े लेवल पे पूरी तरह से इन रूस और यूक्रेन के गेहूं पर निर्भरता इनकी ज्यादा थी, इसलिए स्थिति ज्यादा है। और महंगाई गेहूं को लेकर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और गेहूं के इस्तेमाल के बारे में कहा जाता है कि 350 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी गेहूं पर निर्भर है। गेहूं की सिर्फ रोटी चपाती के तौर पे ही नहीं, तमाम बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह, बिस्किट, केक्स, पैनकेक्स, तमाम चीजें बनती है। अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह बनते हैं। बहुत सारे आपको FMCG प्रोडक्ट्स हैं जो गेहूं का उसका इस्तेमाल होता है। और प्रोटीन का, उनके खाने का सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पर गेहूं है। और गेहूं अगर भारत में अगर बात की जाए तो भारत में जो बड़े उत्पादक राज्य हैं यहाँ पर यूपी, पंजाब, MP, हरियाणा, ये बड़े उत्पादक राज्य जो मेजर हिस्सेदारी रखते हैं। और इन सभी राज्यों में इस बार हीट वेव की चिंता है। और इस बार की चिंता यही है कि क्या जो उत्पादन का अनुमान, सरकार का अनुमान है, क्या
उत्पादन अनुमान को सरकार पूरा कर पाएगी, तो ये लक्ष्य से पीछे रहने की संभावना, तो यही चिंता है। अब देखते हैं किस तरह का उत्पादन के नंबर, फाइनल नंबर आते हैं, और सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग की रिपोर्ट लगातार आ रही है हीट वेव को लेकर, तो तमाम ऐसे पहलुओं के बीच में आपको किस तरह से कारोबार करना है, भाव का ट्रेंड किस तरह का रहना है, तो ये सारे फंडामेंटल्स को आपको देखना होगा। ठीक है, तो गेहूं आपके नाश्ते से लेकर आपके लंच डिनर सभी में शामिल है, और इसके कारोबार की ABCD आपको विश्व मोहन ने समझा दी है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से SP ढींगरा हमारे साथ हैं। ढींगरा जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? नमस्कार जी, मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के 650 शेयर हैं, वो फेस वैल्यू पे हैं, तो क्या मैं उनको रोके रखूं या अगले 3-4 साल में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 12 से 15% की रिटर्न और मिलेगी? सर कितने रुपए के भाव पर है? फेस वैल्यू तो मान लीजिए एक चीज होगी, 1 रुपए के। 1 रुपए तो फेस वैल्यू रही होगी। आपने किस प्राइस पे शेयर, किस 1 रुपए पे है? ये जब फेरा इशू आए थे ना, तब की होल्डिंग है। कब की? तब की होल्डिंग है, फेरा इशू की। ओहो, आप तो सर मल्टी बैगर इन्वेस्टर आप निकले। HUL 1 रुपए के भाव पर 650 शेयर, 2500 रुपए के आसपास के भाव हैं HUL के, और शेयरों की संख्या है 650। ये 650 शेयर 1 रुपए वाले आप देखिए 15 लाख रुपए से ऊपर के हो गए हैं, करीब करीब 16 लाख रुपए के। आपकी पहले तो धैर्य की दाद देनी होगी ढींगरा जी, इतने लंबे समय तक आपने होल्ड किया, आपने इंतजार किया, और आप उस पर व्यू भी ले रहे हैं। आशीष जी, 1 रुपए की फेस वैल्यू पर और उसी पर इनको अलॉट हुए जैसा कि ढींगरा जी बता रहे हैं, आपकी क्या राय होगी? निवेशित रहें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या फिर कोई और विकल्प आप सुझाएंगे? मेरा मानना है HUL जैसे शेयर तो हमेशा फैमिली ज्वेल जैसे शेयर्स रहते हैं, इनको तब तक नहीं बेचना चाहिए जब तक आपको पैसे की कोई जरूरत ना हो। दूसरी बात, आप चूंकि IPO के टाइम से अलॉटेड हैं, तो आपको 4 तो बोनस आ गए हैं, और हर साल आपको एक इंटरम और एक फाइनल डिविडेंड ऑलमोस्ट 30 से 35 रुपए पर शेयर डिविडेंड आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेचना चाहिए, और जब भी थोड़ा सा ऐसा टर्मोइल का टाइम रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो FMCG स्टॉक्स में ही शिफ्ट होता है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय काफ़ी अच्छा है FMCG सेक्टर के लिए, और HUL चूंकि लीडर है तो ये आउट परफॉर्म करता रहेगा। तो जरूर थोड़े स्लो एंड स्टडी स्टॉक रहते हैं, बट एटलीस्ट आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहता है, और आपको आपके FD के कंपेरिजन में ये हमेशा ज़्यादा ही रिटर्न कमा के देगा। तो मेरा तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। काफ़ी शानदार मुनाफा हो रहा है, और आगे भी अगर आप चाहें तो बने रह सकते हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप बने रहिए HUL में, और भी अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, और अब फेसबुक के ज़रिए गुजरात से हमें असीम जी ने सवाल भेजा है। असीम जी नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। माफ़ कीजिएगा, ये क्वेरी है हमारे पास, और इनका लॉयड स्टील पर सवाल है। 20,000 शेयर्स इन्होंने 19.75 के भाव पर लिया था। ये लॉयड स्टील के स्टॉक हैं इनके पास, लॉयड मेटल्स नहीं है। लॉयड स्टील को अगर हम देखेंगे इस वक्त NSE पे लिस्टेड है लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज़ के नाम से, और 19 रुपये 60 के भाव पर इस वक्त ये कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। तो मेरे ख्याल से उसमें इन्होंने एंट्री ली हुई है। तो फिलहाल इस स्टॉक में इनको गेन हो रहा है, हल्का नुकसान हो रहा है। इनके जो खरीद है उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1960 के पास लॉयड स्टील इंडस्ट्री, ये NSE पे लिस्टेड आपको मिलेगा, वहाँ पर ये कारोबार कर रहा है। कुणाल आप सजेस्ट करिए। वैसे तो फंडामेंटली तो स्टॉक में कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव है नहीं, कंपनी काफ़ी समय से नुकसान ही झेल रही है। इन्होंने छोटा स्टॉक था, प्राइस कम था, उसलिए एंट्री कर ली होगी एक पुल बैक का वेट करने के लिए, बट नुकसान ही हो रहा है। तो अभी क्या करें, ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है फिलहाल, इनको क्या करना चाहिए? लॉयड स्टील्स में इस स्टॉक को आप ट्रैक करते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट पूजा, मैंने इस काउंटर को कभी ट्रैक नहीं किया है, बट क्वेरीज बहुत सारी बार अटेंड की है। अगर इस काउंटर के बिहेवियर की बात करें तो सितंबर अक्टूबर 2021 में ये 2-2.5 रुपए पे चल रहा था, और जनवरी 2022 करीब करीब 3 महीनों में ये 3 रुपए से 30 रुपए तक पहुंचा था, और उसके बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन में आ चुका है। और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिसने ये मोमेंटम देख के पिक किया था, शायद वो अटके हुए भी है फॉर टाइम बीइंग, बिकॉज अगर इनकी बने रहने की सलाह है, बिकॉज आई मीन इच्छा है, बिकॉज मैं इस काउंटर को ज्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ,
बट टेक्निकली इतना बता सकता हूँ कि 18 रुपया 25 पैसा इसका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है चार्ट पे, डेली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सो उसी स्टॉप लॉस से अगर बने रहना है तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। यहाँ से उछाल आ सकता है। पहला जो टारगेट बनेगा वो है 22 रुपए का, और उसके ऊपर शायद 24.5 से 25 रुपए तक ये काउंटर जा सकता है। बट इस काउंटर से हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे काउंटर्स हैं। अगर मेटल सेगमेंट में ही देखना है तो जिंदाल स्टेनलेस है। आपने देखा होगा कल इसमें बहुत ही अच्छी करेक्शन की अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। काउंटर 245 तक आया था, फिर से 260 आया है और रुझान अपनी बनाए रखा है। आई थिंक अगर यही सेगमेंट में रहना है देन वी हैव बेटर चॉइसेस टू मूव ऑन। बट अगर इसी काउंटर में बनना है तो मैंने लेवल्स बता दिए हैं, अकॉर्डिंगली दे कैन टेक अप द पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोलकाता से धर्म हमारे साथ हैं। धर्म जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर एक्चुअली मैंने बेल लिया था BEL 106 में, तो अभी तो 95 का आसपास ही जा रहा है। एक्चुअली लॉन्ग टाइम का मेरा टारगेट था, तो समझ में नहीं आ रहा कि नीले का बाद से लगातार नीचे की तरफ गया, मैं आगे रखूं या क्या करूं। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL 103 के भाव पर लिए थे, 95-96 रुपए के आसपास के प्राइस से, और हम देख रहे हैं कि थोड़े से रेंज में ये शेयर स्टक हो गया पिछले कुछ समय से। आशीष जी, BEL निवेशित रहे, अभी समय देना चाहिए इसको अभी? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ BEL अकेला ही एक रेंज में एंटर हो गया हो। आप देखिए कोचीन शिपयार्ड, मझगांव शिपयार्ड जैसे स्टॉक सभी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने मार्केट में पिछले दो तीन महीने से देखा है कि कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है, और जो मैक्सिमम जो निवेशक फंस गए हैं अडानी ग्रुप स्टॉक में या PSU बैंकिंग स्टॉक में, तो उसके कारण से जो क्वालिटी स्टॉक है उसमें भी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो BEL भी एक ऐसा स्टॉक है जो एक काफ़ी नैरो रेंज में घूम रहा है। बट मुझे ये स्टॉक इसलिए पसंद है कि 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में, जो अगले 4 साल तक आराम से उसको सप्लाई कर सकते हैं। और इस क्वार्टर में मेरा उम्मीद है कम से कम 15,000 करोड़ के नए ऑर्डर BEL को मिलने वाले हैं। तो यदि आप में थोड़ा पेशेंस और रख पाएँ आप, तो मेरे सलाह रहेगी होल्ड करते रहिए स्टॉक को। आपका रेट हो सकता है अगले क्वार्टर, अगले महीने मार्च जाने दीजिए, अप्रैल तक आपका रेट आपको मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल ट्विटर पर आया है हमें महाराष्ट्र से प्रसाद का। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स पर सवाल है इनका। 57 शेयर्स 357 के भाव पर लिया हुआ है इन्होंने, और इस वक्त अगर हम देखें तो स्टॉक 318 के आसपास कारोबार कर रहा है। हाल ही की खरीद लग रही है इनकी इस स्टॉक में, और हल्का नुकसान भी झेल रहे हैं। क्या करना चाहिए कुणाल, क्या सजेस्ट करेंगे? सो पूजा, अगर इस फॉर्मेशन की बात करें तो डाउन ट्रेंड डेफिनेटली इंटैक्ट है, बट 3-4 बार इस काउंटर ने 318 के लेवल्स टेस्ट किए थे एज अ रेजिस्टेंस। उसके बाद इसमें ये ब्रेकआउट दिया था, और ये जो ब्रेकआउट आया था वो करीब जनवरी 2023 में आया था। एज ऑफ नाउ ये काउंटर वहीं पहुंचा हुआ है। सो चेंज इन पोलैरिटी कॉन्सेप्ट के बेस पे आई थिंक ये एक लेवल है जहां पे ये सपोर्ट ले सकता है। 315 से 318 का एक सपोर्ट जोन है। अगर ये काउंटर 315 के नीचे क्लोज देता है तो हमें शायद चिंता का विषय अब यहाँ से बढ़ सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो हमारे व्यूअर को थोड़ी सी एवरेज आउट करने की भी सलाह मिलेगी। 335 के ऊपर इसमें थोड़ा एवरेज आउट करिए, स्टॉप लॉस बनेगा 315 का। आई थिंक इसमें जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये व्यू कुणाल का। आगे बढ़ेंगे, गगन सूद का सवाल लेंगे जो कि ट्विटर से आया है, और इनका सवाल है निपॉन लाइफ को लेकर। 1000 शेयर इनके पास हैं 270 रुपए के भाव पर। आशीष जी, व्यू आपसे चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि AMC जो स्टॉक्स हैं जो चढ़ रहे हैं वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन निपॉन लाइफ की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट रही है बाकी AMC स्टॉक के मुकाबले, क्योंकि ये लगातार हमने इसमें करेक्शन होते हुए देखा है। 300 रुपए के भाव से लगातार ही गिर गिर के अब देखिए 200 रुपए के आसपास आ गया है। क्या व्यू होगा आपका? क्या आपको लगता है कि अब ये इसकी गिरावट थमने के करीब है, और कोई उम्मीद बंधती है इस लेवल से शेयर में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्ट टर्म में कोई बहुत ज़्यादा रिस्पाइट मिलने वाला है। स्टॉक अपने 52 वीक लो पर ही ट्रेड कर रहा है, और रीज़न ये है कि जो एक रिटेल निवेशकों के एक बहुत अच्छे फ्लोज आ रहे थे वो अब स्लो डाउन हो रहे हैं।
तो कंपनी का भी हम देखें मुनाफा तो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया है पिछले 2-3 क्वार्टर से। तो जहाँ पे भी स्टैग्नेंसी है तो हायर वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर पाते। मेरा मानना है स्टॉक का आगे जाके आप देखेंगे कि 200 के नीचे भी ड्रिफ्ट हो सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाए। इसके बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा जेन टेक्नोलॉजी के स्टॉक में निवेश करने का, जो 260 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। डिफेंस की काफ़ी अच्छी स्टोरी है यहाँ पे, और मेरा मानना है कि मार्च एक काफ़ी अच्छा महीना रहेगा इन कंपनियों के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़े ऑर्डर जेन टेक्नोलॉजीज में आप उम्मीद कर सकते हैं। ये भी आप स्क्रीन पे जेनसा टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, बट जेन टेक्नोलॉजी करके स्टॉक है जो 260 रुपए के आसपास है, उस स्टॉक में निवेश करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो जेनटेक जी ये वाला स्टॉक है जिसमें कि आप निवेश कर सकते हैं। ये रहा आशीष जी की तरफ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों पर भी फोकस करते हैं। और आज विप्रो से जुड़ी एक अहम खबर निकल कर आ रही है। विप्रो ने अपने कारोबार को के रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला ले लिया है। कारोबार को 4 वर्टिकल्स में कंपनी की बांटने की योजना है। खबर पर और डिटेल्स के लिए चलते हैं वामाक्षी के पास। वामाक्षी, बताइए विप्रो से जुड़ी और क्या जानकारी है आपके पास, किस तरीके से अपने कारोबार को यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करेगी कंपनी? जी बिल्कुल, अगर हम विप्रो की बात करें तो आज ये स्टॉक फोकस में है, क्योंकि कंपनी ने आप जैसे कि आपने कहा रीऑर्गेनाइजेशन करने जा रही है वो अपने सर्विस ऑफरिंग्स की। मगर हम उनके मौजूदा स्ट्रक्चर पर एक बार नजर घुमा लेते हैं तो आप देख ही सकते हैं उनका एक वर्टिकल है आईकोर, जो करीब 38% हिस्सेदारी देता है आय में, और ये इंक्लूड करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी। उनका जो दूसरा अभी बिजनेस वर्टिकल है वो है आइडियाज, जो करीब 62% का टोटल रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और ये इंक्लूड करता है एप्लीकेशन सर्विसेज, इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज को। मगर अब कंपनी 4 नए बिजनेस जो ग्लोबल बिजनेस लाइंस है वो ऑपरेट करने वाली है, जो है क्लाउड, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग और विप्रो कंसल्टिंग। और ये जो चेंजेस है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। तो अगर हम क्लाउड की बात करें तो ये हेड होगा जो डेबेकर के लीडरशिप के अंदर, और ये करंटली अभी अगर हम देखें तो विप्रो के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बिजनेस में अपना फोकस है। उनके अलावा जो एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का वर्टिकल है वो नागेंद्र भंडारू के लीडरशिप के अंदर आएगा, जो करंटली विप्रो के आई कोर बिजनेस को लीड करते हैं। इंजीनियरिंग लीड किया जाएगा हरमीत चौहान के अंडर, और विप्रो का जो कंसल्टिंग बिजनेस है वो अलाइन करेगा कैपको, डिजाइनेट और विप्रो का डोमेन कंसल्टिंग बिजनेस, और ये उनके रिस्पेक्टिव सीईओ और ग्लोबल हेड्स के लीडरशिप के अंदर आएगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी एक व्यू आ रहा है, और उनका कहना है कि विप्रो की जो ये रीअलाइनमेंट चल रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है। वो इंडिकेट कर रही है कि मैनेजमेंट का जो फोकस है वो और भी शार्प हो रहा है। मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट पर भी डबल डाउन कर रही है, और मैनेजमेंट के पास बैंडविड्थ भी है कि हर एक सेगमेंट पर फोकस कर उनको ग्रो करने की उम्मीद की जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें मॉर्गन स्टैनली भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं विप्रो की ये डेवलपमेंट पर। ठीक है, शुक्रिया वामाक्षी। तो विप्रो 4 भागों में कंपनी के कारोबार को डिवाइड किया है, अलग अलग उनके हेड्स नियुक्त किए हैं। और थियरी डेलापोर्ट जो कि सीईओ हैं, उनको कंपनी में आए 3 साल हुए, 3 साल भी नहीं बल्कि जून 2020 में उन्होंने ज्वाइन किया था, और इन 2.5-3 साल के दौरान ये दूसरी रिस्ट्रक्चरिंग है। अब पिछली रिस्ट्रक्चरिंग करीब 2 साल पहले 2021 में प्रभावी हुई थी, और अब फिर से 2023 में एक रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान, जो कि 1 अप्रैल से ये प्रभावी हो जाएगी। आशीष जी, आप कैसे देख रहे हैं इस रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया को? हालांकि पिछली बार जो रिस्ट्रक्चरिंग की थी, कंपनी का ऐसा दावा है कि रेवेन्यू में उन्होंने ठीक ठाक बढ़ोतरी की थी उसके माध्यम से, और ये भी क्लाइंट्स को थोड़ा सा अलाइन करने के लिए ये प्रोसेस उन्होंने पूरी शुरू की है। आपको कितना भरोसा है कि यहाँ से कंपनी के फॉर्च्यून या फिर कंपनी की आय को बढ़ाने में मददगार साबित होगी ये रिस्ट्रक्चरिंग? ये तो मेरे मानने लॉन्ग शॉट है। कोई इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा ऐसा इफेक्ट आएगा, क्योंकि कोई आप से वर्टिकल डिवाइड करने से, जो 2 हिस्सों को 4 हिस्सों में डिवाइड करने से सडनली क्लाइंट्स आपको ज्यादा ऑर्डर देने लगेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और इनफैक्ट आप मार्केट में भी देख रहे हैं कि इस न्यूज का वर्चुअली 0 इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट जो भी देखने को मिलेगा तो शायद देखने को मिले, बट मुझे लगता है कि विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियां पे इतनी मैच्योर्ड कंपनीज हैं कि वो स्ट्रक्चरिंग वगैरह जो अपने इंटरनल करते रहते हैं, बट मार्केट में उसका कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो मैं न्यूट्रल हूँ इस डेवलपमेंट को लेकर।
ओके, तो न्यूट्रल व्यू है विप्रो में इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर। आप चाहें तो बने रह सकते हैं इस स्टॉक में, विप्रो में। ये राय आशीष जी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अजमेर से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। राजेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए आपका। नमस्कार मैम। हेलो जी जी राजेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरे पास लेटेंट व्यू है मैम 73/475। ओके, तो कितना समय आप दे सकते हैं इस स्टॉक को? मैम 1 से 1.5 साल और दे सकता हूँ, और एक और स्क्रिप्ट है मेरे पास में। जी पूछिए। जुबलिएंट इंजीनियरिंग 110 611 है, 110 सॉरी 110 शेयर है 611 पे। 110 शेयर्स 111 की खरीद है। ठीक है, तो पहले तो आपको लेटेंट व्यू पर राय दिलवा देते हैं। कुणाल, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर इस स्टॉक में नुकसान हो रहा है? 475 पर इन्होंने लिया था और लेटेंट व्यू हम देख रहे हैं लगातार गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक में। नुकसान काफी हो चुका है, क्या करें? कुछ रिकवरी के आसार हैं? तो पूजा लेटेंट व्यू फॉर्मेशन वाइज तो चार्ट पे कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है जो जुलाई 2022 से चल रहा है। अब एक ही पॉजिटिव इसमें ये दिख रहा है कि ये काउंटर ने करीब करीब 6 से 7 बार 345-350 के बीच में एक बॉटम बनाई थी। एक्सट्रीम बॉटम हमने डेफिनेटली दिसंबर में देखी थी, बट क्विकली रिकवर हो गया था। सो आई थिंक 340 के स्टॉप लॉस से बने रहे इस काउंटर में। एक उछाल आएगा शायद 370 तक के लेवल का, तो उसमें एग्जिट करने की सलाह बनेगी। 70 तक के स्तर पर आपको एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। हालांकि नतीजे इसके ठीक ठाक ही आए थे लेटेंट व्यू के पिछली तिमाही के। इंदौर से जिनेंद्र हमारे साथ हैं। जिनेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सर क्या जानना है आपको? हाँ नमस्ते सर। सर मेरे पास 1936 पे 104 शेयर हैं अडानी इंटरप्राइजेस के। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ये शेयर अभी होल्ड करूं या इसमें और परचेज करूं अभी? आपने ये कब लिए जिनेंद्र जी? सर मैंने अभी ये 10 से 15 दिन पहले लिए थे। 10 से 15 दिन पहले, ठीक है। आशीष जी, अडानी एंटरप्राइजेस बहुत कुछ घटित हुआ है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, और शेयर में हमने 1000 रुपये के नीचे के भी प्राइसेस देखे। उसके बाद रिकवर करके 2100 रुपये के आसपास गया। तो बहुत सारे लोग ना, इस जो रैली जो शुरू हुई 1000 रुपये से फटाफट जो शेयर चला कुछ दिन तक, उसमें खरीदारी की चेष्टा की कि शायद मौका कहीं चूक न जाए। हालांकि हमेशा एडवाइस यही दी जाती है कि जब तक किसी ग्रुप समूह के बारे में या किसी कंपनी के बारे में स्थितियां पूरी तरह से साफ ना हो जाएं, तब तक कुछ ना करना ही बेहतर है। लेकिन बहुत सारे लोग फंसे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और बहुत लोगों की क्वेरी ये है कि फिर से क्या मौका बन रहा है क्या शेयर में, क्योंकि 1200-1300 रुपये के आसपास शेयर ये आ गया। आज हालांकि इसमें तेजी बनी है, लेकिन देखिए शुरुआती कारोबार में 5% ये शेयर नीचे था, वहां से जोड़ेंगे तो 10% 12% के आसपास रिकवरी आ गई है। 7 सत्र तक लगातार गिरने के बाद आज इसमें फिर से बाइंग का मोमेंटम दिख रहा है। आपकी क्या सलाह होगी? यहां पर आप एवरेजिंग करने की सलाह देंगे जिनेंद्र को? एक 2-3 चीजें हैं जो अडानी ग्रुप के स्टॉक में समझने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। कि एक तो जो वोलेटिलिटी है, यदि आप उतनी वोलेटिलिटी को एम्ब्रेस कर सकते हो या उतना झेल सकते हो तो ही इन स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि आप जैसे निवेशक जो ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं वो नीचे एवरेज करते हैं, फिर यदि उससे भी नीचे चला जाता है स्टॉक, तब आप जो निवेशक है उसमें से एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो जो इस शेयर में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो अभी इस ग्रुप के स्टॉक्स में नहीं, क्योंकि रीजन ये है कि कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथों से स्टॉक निकलकर अब ये रिटेल ट्रेडर्स के हाथ में पहुंच गया है। तो जिसके कारण से यहाँ पे अब वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो यदि आप वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आप वहीं तभी इसमें निवेश करें। और यदि आपने निवेश ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे कर दिया है तो अभी भी मेरा एवरेज करने की सलाह नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक पुल बैक में आपको 1600-1700 के लेवल भी दिख जाए, बट यदि वो सस्टेन नहीं कर पाता तो अभी और कैपिटल इस ग्रुप में कमिट करने का मुझे सेंस नज़र नहीं आता। क्योंकि जो वोलेटिलिटी है वो आपको हमेशा सिर्फ 9 से 3.5 तक बिजी रखेगी आपका स्टॉक देखने के लिए। तो मेरी सलाह रहेगी कि जो आपका निवेश ऊपर के लेवल पे है अभी उसे होल्ड करिए, और थोड़ा स्टॉक यदि ऐसे और इंक्रीज होता है यहाँ से रेट, तब स्टॉक में से निकलने की कोशिश करिए। यही मेरी सलाह रहेगी।
ये भी, लेकिन आप देखिए मेटल स्टॉक्स में आज भारी बिकवाली है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सारे शेयर टूटे हैं, लेकिन लगातार 8वें दिन में आज नीचे है वेदांता का शेयर। थोड़ी ही देर में आप बस बने रहिए, हम लेकर आएंगे एक खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट और समझेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है और आगे के लिए ट्रिगर्स क्या है। लेकिन इसके पहले एक सवाल लेते हैं। बेंगलुरु से अंकुर का सवाल है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है इरकॉन इंटरनेशनल के 2000 शेयर 57 रुपए के भाव पर। कुणाल, आपसे राय जानना चाहेंगे इरकॉन के शेयर को लेकर। हमने देखा था कि रेलवे स्टॉक्स में अच्छी तेजी आई थी, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर भी बन रहा है। 57 की खरीद है, 52 रुपए के आसपास है, क्या सलाह देंगे आप? जी अभिषेक, इरकॉन इंटरनेशनल की जो जितनी हिस्ट्री अवेलेबल है उसमें अगर आप देखिए, जूम आउट करके मैं अगर चार्ट देख रहा हूँ तो 2018 से लेके अब तक ये काउंटर कंसिस्टेंटली 52 से लेके 54 के बीच में करीब करीब 6 से 7 बार रुका था। माफ करिएगा। ये काउंटर ने ब्रेकआउट दिया नवंबर 2022 में और फिर से ये 52 के लेवल पे ही रुका हुआ है। आई थिंक ये जो 52-54 का जोन है वो इस काउंटर के लिए बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट बन रहा है। एज ऑफ नाउ डेफिनेटली बने रहने की सलाह बनेगी। अगर ये काउंटर यहाँ से मोमेंटम में आता है और 54-55 क्रॉस करता है तो 52 के स्टॉप लॉस से एक नई बाइंग भी की जा सकती है और उसका टारगेट बनेगा 60 रुपीज का। बट इस काउंटर में ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी। सो एवरेज करके नई प्रॉफिट बुकिंग भी कर ले सो दैट पुरानी कॉस्टिंग भी अच्छी रहे। काउंटर अच्छा है, होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे वेदांता की। वेदांता आज करीब 7% नीचे है, दिन के निचले स्तरों के आसपास इसमें कारोबार हो रहा है और लगातार 8वें सत्र में ये शेयर टूटा हुआ है। बाजार को क्या चिंता सता रही है, क्यों इस शेयर की लगातार पिटाई हो रही है और आगे के लिए क्या ट्रिगर बन सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, वेदांता भारी सेल ऑफ, क्या है इसके पीछे के रीजंस? तो वेदांता के फॉल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए उसके पेरेंट कंपनी से उसका एक बड़ा लिंक है। वेदांता रिसोर्सेज जो कि पेरेंट और होल्डिंग कंपनी है वेदांता लिमिटेड की, उसके अगर बॉन्ड की यील्ड्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 40% से ये बॉन्ड यील्ड्स बढ़ चुके हैं। और जब भी ये बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं ये नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स यूजुअली हायर बॉन्ड यील्ड्स तभी मांगते हैं जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन के बॉन्ड्स डिफॉल्ट करने वाले होते। तो क्या वेदांता रिसोर्सेज एक्चुअली डिफॉल्ट कर सकता है? उसके लिए अगर आप देखेंगे तो वेदांता रिसोर्सेज का जो नेट डेट है वो करीब $8 बिलियन के आसपास होता है और अभी अप्रैल महीने में करीब $400 मिलियन ड्यू है, मई महीने में करीब $500 मिलियन ड्यू है और उसके बाद डायरेक्टली कंपनी को जैन 2024 में पेमेंट करना है करीब $1 बिलियन का। अब क्रेडिट रिपोर्ट्स के हिसाब से सितंबर 2023 तक जितने भी बॉन्ड्स ड्यू है उसके पेमेंट्स तो इजीली वेदांता रिसोर्सेज कर लेगा, बट उसके बाद के लिए जो भी बॉन्ड रीपेमेंट्स थे और फाइनेंसेस जब कंपनी सोर्स करने गई करीब $1.5 बिलियन जब वो मार्केट से सोर्स करने गई तब ये नहीं हो पाया और एक रोड ब्लॉक हिट कर लिया गया था, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें पता चला है। अब इसके कारण वेदांता पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? अगर वेदांता रिसोर्सेज जो कि पेरेंट कंपनी है वो डिफॉल्ट करती है तो वेदांता रिसोर्सेज की जितने भी शेयर होल्डिंग है वेदांता लिमिटेड में पूरा प्लेज है, तो शायद इसका एक सेल ऑफ का ट्रिगर हो सकता है जिसके कारण हमें ये फॉल वेदांता लिमिटेड में दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जिंक को एक एसेट ट्रांसफ़र करने वाली थी वेदांता लिमिटेड, जिसकी वजह से और जिसके लिए वो एक प्रीमियम चार्ज कर रही थी और काफ़ी एक बड़ा कैश फ्लो आने वाला था वेदांता लिमिटेड पे, बट अब वो भी शायद नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल नहीं देने की बात की है। तो अगर ये अप्रूवल नहीं होता है तो ये कैश फ्लो वेदांता लिमिटेड में नहीं आएगा और उसके कारण वेदांता रिसोर्सेज को भी ये पैसे नहीं मिलेंगे वाया डिविडेंड, और इस कारण जो है इस कारण वेदांता रिसोर्सेज के इस पैसे नहीं मिलने के कारण डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं और अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो शायद एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है प्रोमोटर के शेयर्स में और इसी कारण हमें वेदांता लिमिटेड में ये गिरावट देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो सौमित ने बहुत ही खूबसूरती से समझा दिया कि कंपनी के लिए चिंताएं क्या हैं और आगे किस कदर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कर्ज का फांस है और वेदांता रिसोर्सेज पर $8 बिलियन का भारी भरकम कर्ज है और चुनौती अब ये है कि कंपनी रीफाइनेंसिंग की कोशिश कर रही है, पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें अब तक ये नाकाम रही है। आशीष जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे, वेदांता के जो निवेशक हैं उनके लिए क्या सलाह होगी और जो इस गिरावट को देख के थोड़ी सी मन में अगर किसी को ये लालच आ रहा हो कि क्या लेने लायक भाव पे आ गया है, क्या उनको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, शेयर से दूर रहना चाहिए, ये सलाह देंगे आप?
मेरा मानना है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले निवेशक हैं वही इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि अब क्या हो जाता है कि हमने अडानी एक लाइव एग्जांपल देखा कि एक बार नेगेटिविटी स्टार्ट होती है स्टॉक में तो हर कोई चाहता है कि सबसे पहले वो स्टॉक में से बाहर निकल जाए और स्टैम्पीड शुरू हो जाती है नेगेटिव साइड पर। तो वैसे ही वेदांता में भी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि जब थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है कि उनका बॉन्ड्स की रीफाइनेंसिंग नहीं हो पाएगी तो बॉन्ड्स के प्राइसेस का जो यील्ड बढ़ा उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली स्टॉक में तो आना ही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी स्टॉक को बाय करने से बचना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिन काफी क्रूशियल रहेंगे स्टॉक के लिए। तो जो रिस्क रिटर्न है वो अभी आपके फेवर में नहीं है, रिस्क ज्यादा मुझे नजर आती है कंपेयर टू रिवॉर्ड के। तो इस स्टॉक में नई बाइंग करने की सलाह भी नहीं रहेगी। ठीक है, वेदांता को लेकर ये व्यू, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले जो इन्वेस्टर हैं वो ही इसमें खरीदारी की कोशिश करें। चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आशीष जी और कुणाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे